देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से जुड़ी हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास ग्रीन टिप पर। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। गर्म और आर्द्र जलवायु, जहां सालाना वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती हो, लेमन ग्रास की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। बात करें इसके लिए भूमि की, तो लेमन ग्रास की खेती का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये किसी भी प्रकार की भूमि में आसानी से की जा सकती है। लेकिन फिर भी अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है। बात करें इसकी किस्मों की, तो नींबू घास की उन्नत किस्में प्रगति, प्रमाण, चिरहरित, कृष्णा और नीमा हैं। लेमन ग्रास की नर्सरी तैयार करने के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और अप्रैल मई में इसके बीज की बुआई की जाती है। बात करें इसकी रोपाई की, तो जुलाई अगस्त में नर्सरी से पौध निकालकर खेत में इसकी रोपाई करें। लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। साल में 2 से 3 बार खेत की निराई गुड़ाई करें तो अच्छी उपज मिलेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि लेमन ग्रास में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हर बार कटाई के बाद एक सिंचाई जरूर कर दें, इससे उत्पादन अच्छा मिलता है। लेकिन हाँ, अगर मौसम ज्यादा शुष्क हो तो 15-20 दिन पर भी सिंचाई कर देनी चाहिए। तो आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। आखिरकार लॉन्च हुई पहली मेड इन इंडिया बतख प्लेग वैक्सीन। IVRI ने कई सालों की मेहनत के बाद किया विकसित। महाराष्ट्र सरकार ने 6 लाख किसानों को दिया बड़ा झटका। MSP पर बोनस के इंतजार में बैठे किसानों के हाथ खाली। पंजाब के किसानों के लिए अच्छी खबर, FCI के जारी किए गए एक्शन प्लान में पंजाब को मिला सबसे ज्यादा कोटा। बतखों में होने वाली प्लेग बीमारी के लिए भारत में भी अब पहले टीके को लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, इस वैक्सीन को IVRI में इम्यूनोलॉजी सेक्शन के प्रमुख वैज्ञानिक और प्रभारी डॉक्टर सत्यव्रत दंडवत द्वारा विकसित किया गया है। खास बात यह है कि यह टीका हॉलैंड स्ट्रेन से तैयार किया गया है, जो कि संक्रमण को रोकने में 100% तक प्रभावी साबित हुआ है। दरअसल बतख पालन के दौरान होने वाली बीमारियों की वजह से किसानों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता था। लंबे समय से इसका कोई उपचार भी नहीं था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि किसानों को उनकी समस्या का समाधान मिल गया है। आपको बता दें कि डक प्लेग एक संक्रामक रोग है जो हार्पीज वायरस के चलते बतख और हंस में होता है। इसकी वजह से बतख की अचानक मृत्यु हो जाती है। डक प्लेग पहली बार 1963 में पश्चिम बंगाल में सामने आया था। उस वक्त किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसी तरह 2015 में भी केरल में डक प्लेग का प्रकोप फैला था, जिसके बाद अब जाकर देश में इससे जुड़ी वैक्सीन को विकसित किया गया है। वैक्सीन बनने के बाद इससे छोटे और सीमांत किसानों और साथ ही साथ बतख पालने वालों को काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, त्रिपुरा, झारखंड, मणिपुर और कुछ अन्य राज्यों में भूमिहीन किसान बतख की खेती पर ही निर्भर हैं। बतख पालन किसानों के लिए एक फायदे का सौदा है और अब तो बतख में होने वाली इस बीमारी से भी किसानों को निजात मिल जाएगी, जिससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कभी प्रकृति की मार तो कभी सरकारी योजनाओं में उलझा हुआ किसान लगभग पूरे साल ही परेशान रहता है। अब महाराष्ट्र के किसानों को ही देख लीजिए। दरअसल राज्य सरकार ने लगभग 6 लाख किसानों को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, इस खरीफ मार्केटिंग सीजन में धान उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस नहीं मिला है, जबकि पिछले कुछ सालों से यहाँ के किसानों को MSP पर बोनस दिया जा रहा था। किसानों में अब राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर भारी आक्रोश है। वहीं इस मामले में अभी तक
कृषि मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर 20 मार्च तक सिर्फ 13 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जो पिछले 2 साल में सबसे कम है। किसानों को 13 मार्च तक धान की एमएसपी के रूप में 2618 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन ये तो किसानों की लागत से भी कम है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए धान की औसत उत्पादन लागत को प्रति क्विंटल 1293 रुपए तय किया था। उस पर भी अगर 50% लाभ जोड़कर देखें तो इसका एमएसपी 1940 रुपए क्विंटल तय किया गया है, जबकि महाराष्ट्र में प्रति क्विंटल धान की C2 लागत 2971 रुपए प्रति क्विंटल आती है। यानी कि देखा जाए तो ये देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर यहाँ के किसानों को बोनस नहीं मिला तो उन्हें काफी नुकसान होगा। महाराष्ट्र के किसानों का कहना है कि उन्होंने धान की एमएसपी पर कम से कम 700 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की थी, मगर सरकार ने अब तक एक भी रुपया नहीं दिया। इसलिए किसान बोनस की मांग कर रहे हैं, मगर बोनस न मिलने की वजह से कई जिले के किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पंजाब के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने गेहूं की सरकारी खरीद के लिए एक्शन प्लान जारी कर दिया है। रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें भी पंजाब के लिए एक बार फिर सबसे ज्यादा 132 लाख मीट्रिक टन का कोटा अलॉट किया गया है। दरअसल आपको ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश के लिए 129 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है, जबकि सबसे कम यानी कि 0.18 लाख टन का जो कोटा है वो दिल्ली के लिए तय किया गया है। तो इस बार रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की मांग ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए इसके ज्यादा एक्सपोर्ट की स्थितियां भी पैदा हो रही हैं। पिछले साल की ही अगर बात करें तो 433 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, तब इसके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 49,19,891 किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 86,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। बता दें कि ज्यादातर राज्यों में 1 अप्रैल से खरीद शुरू होगी और 15 जून तक चलेगी। हरियाणा में भी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा चना व जौ की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही की जाएगी। सरकार द्वारा इस बार के रबी सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल, चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपए प्रति क्विंटल और यहां तक कि सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके लिए मंडियां व खरीद केंद्र भी खोल दिए गए हैं। खरीद प्रक्रिया के दौरान मंडियों में आने वाले किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी गेहूं खरीद की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि गेहूं खरीदी के लिए व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी न रह जाए। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबर की खेती बड़े पैमाने पर करने की योजना चलाई जा रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में रबर की खेती को बढ़ावा देने के लिए ही ये प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2021-22 के दौरान रबर पेड़ के बागान विकसित करने की योजना है, जिसके तहत उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन में रबर के पौधे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि रबर बोर्ड की इस योजना के लिए केरल के रबर की नर्सरी से पौधे मंगाए जाएंगे। इसके कारण नर्सरी से पौधों की बिक्री बढ़ जाएगी और साथ ही उसका लंबा व्यापार भी चलेगा। अधिकारियों ने बताया कि पूरे केरल के नर्सरी से लिए गए 52 लाख पौधे जल्द ही पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिम बंगाल में लगाए जाएंगे। नई मिर्च के बाजार में आने के बाद हरी मिर्च की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। मार्च के पहले सप्ताह में हरी मिर्च की कीमत 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। मार्च के पहले सप्ताह में मिर्च 160 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही थी, पर अब इसकी कीमतों में लगभग 56% तक की गिरावट आई है और ये अब 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इस तरह 20 दिनों में हरी मिर्च की कीमतों में 50% से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी प्रक्षेत्र
पलांडू के निदेशक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ICAR पटना के वैज्ञानिक संतोष कुमार के सहयोग से झारखंड के किसानों के लिए यहां की जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए 3 नए किस्म के धान के प्रभेद विकसित किए गए हैं जो कम पानी में भी बेहद अच्छी पैदावार देंगे। इसके अलावा केंद्र के ICAR पलांडू के वैज्ञानिकों ने सब्जी और फल के भी नए प्रभेद विकसित किए हैं। इनमें टमाटर, मिर्च, लीची और बेल शामिल है। उन्होंने कहा कि झारखंड के किसान सिर्फ धान की खेती पर ही निर्भर नहीं रहे। धान की खेती के अलावा सब्जी और फलों की खेती से भी अच्छा मुनाफा होता है जिससे किसान कमाई कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने गौशालाओं में बनाए जाने वाले शेड और चारा प्रबंधन के लिए बजट को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मेलों में चिन्हित किए गए व्यक्तियों द्वारा 80,000 आवेदन जमा करवाए गए हैं। राज्य में लगभग 16 लाख परिवारों के पास 36 लाख दुधारू पशु हैं। सरकार मानती है कि इनमें से कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास पशुओं के लिए शेड तक नहीं है। इस वजह से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सरकार मनरेगा स्कीम के तहत गरीब लोगों को पशु शेड बनाने में मदद कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार जल्द ही भूमि अधिग्रहण बिल रद्द करने समेत अन्य मांगों को लागू करे। अगर सरकार ने समय रहते खासकर भूमि अधिग्रहण बिल वापस नहीं लिया तो राज्य स्तर पर 3 कृषि कानूनों से भी बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा में अहम भूमिका निभाने वाले किसान नेताओं ने पंजाब में चुनाव लड़कर बड़ी गलती की है, वो भी इसके हक में नहीं थे। उन्होंने साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से वन पेंशन वन विधायक के निर्णय की भी सराहना की। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।